Hello everyone, welcome to our channel. You are watching CUT Amers. I am Ujjwal Jha, second year undergrad in Saint Stephens College. और मैं आज आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जो CUT टॉपर ही नहीं बल्कि सारे एक अच्छे CUT स्कोर के साथ सेंट स्टीफेंस में अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं उनके साथ आपको CUT रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आपका क्लियर होगा और आपको एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये रहने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने मैं एक अजय है जो आपके साथ एक आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो हाँ अजय, आप अपने दोस्तों को बताएं कि आप कैसे CUT आपकी जर्नी थी और आपने कैसे स्टार्ट किया था। और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे अपने अंदर एक डाउट रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है, तो उनको आप कैसे हैंडल करें आप किए। और आप कैसे 12th के साथ एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ 800/800 जो होना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको आप कैसे एक अच्छे वे में आप किए, तो उनको आप अपने दोस्तों को बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम अजय नारायण लक्ष्कार है और मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग मेरी 5th से 12th तक आचार्य कुलम हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में हुई है। और जो मेरी स्कूलिंग है, बचपन से ही मैंने पढ़ाई को एक माध्यम बनाया है अपने जीवन का। CUET की बात करें जब हम, तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है बोर्ड के साथ साथ ही CUET की प्रिपरेशन करी है। 12th में जो NCERTs हैं उन पर फोकस करा है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में BA संस्कृत ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। और CUET से लेकर इस कॉलेज तक का जो सफ़र रहा है मेरा, 12th से किस तरीके से मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो ये जो जर्नी है ये सभी उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं। हमारे देश में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें DU काफ़ी एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज DU का मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बेस्ट है। वेल रेनाउंड फैकल्टी है यहाँ के, बहुत अच्छे कैंपस है जो। और आपने कैसे एक NCERT आपने जैसे बोला, तो NCERT क्यों जरूरी है CUT के लिए, तो आपने NCERT को कितने बार और कितने अच्छे तरह से पढ़ा था? जी, तो देखिए NCERT को उज्जवल ने पूछा कि कितने बार पढ़ा था। तो जब तक ना कोई चीज़ आपको याद नहीं हो जाती, जब तक वो आपके जहन में नहीं बैठ जाती, तब तक उसको आपको पढ़ना ही चाहिए। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको एक बार में पढ़ने पे याद हो जाती है और वो ज़िंदगी भर याद रहती है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करना होता है। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, ये मेरे 12th में सब्जेक्ट रहे थे। और CUET में जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत मेरा लैंग्वेज में भी था और डोमेन में भी था। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लैंग्वेज कोर्सेज में भी रहता है CUET एग्ज़ाम में, और डोमेन में भी रहता है। तो NCERT की बात करें तो जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, तो CUET एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है, या यूँ कहें कि हम 99% या 100% भी आपके NCERT से आता है। तो NCERT में मैंने अपने बोर्ड्स के लिए जब प्रिपेयर किया, तो बोर्ड्स में मैक्सिमम पोर्शन आपका सब्जेक्टिव पोर्शन रहता है, लेकिन मैंने सब्जेक्टिव पोर्शन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पोर्शन को आधार बनाकर अपनी प्रिपरेशन करी। MCQ लेवल पे मैंने फोकस किया साथ में ही, तो बोर्ड्स के लिए भी मेरा प्रिपेयर अच्छे से हुआ और CUET के लिए भी मेरा उसी टाइम में प्रिपरेशन साथ में हुई। पढ़ने का जो तरीका रहा मेरा, स्ट्रेटजी, तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो जो डेट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। क्वेश्चन डेट से आता ही आता है, ईयर्स से। तो मैंने हर चैप्टर में जहाँ कहीं मुझे इम्पॉर्टेंट ईयर मिलता था, कोई इवेंट हुआ, तो उसको मैं अलग से हर एक चैप्टर का बना के रखता था और उसको बार बार आप रिवीजन करते हैं, बार बार वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो ईयर्स आपको आराम से याद हो जाती हैं। जैसे आपने कहा कि कॉम्बिनेशन आपके 1 लैंग्वेज संस्कृत एंड 3 डोमेन 4 डोमेन सॉरी 3 डोमेन और 3 डोमेन 1 लैंग्वेज एंड GAT
जीटी मैंने आपने नहीं लिया था। जी। तो ये बताएं अपने दोस्तों को कि कैसे एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको सेंट स्टीफन जैसे बड़े प्रीस्टिजियस कॉलेज में पढ़ना है तो कैसे एक जैसे कॉलेज एक बेहतर होना चाहिए कि बच्चे अगर कोर्स के पढ़ना जाए तो कॉलेज के लिए आप जैसे आप संस्कृत ऑनर्स में पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए संस्कृत ऑनर्स के लिए? संस्कृत ऑनर्स के लिए बिल्कुल इजी कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास। 3 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। आप उसमें किसी भी 3 कॉम्बिनेशन में संस्कृत के लिए किसी भी आप कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेकिन वो अपने 12th में डोमेन पढ़ा होना चाहिए, राइट? हाँ, वो आपको 12th में आपको पढ़े होना चाहिए, लेकिन संस्कृत ऑनर्स के लिए ये छूट है कि अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है 12th में भी, अच्छा, तो ओके। भी आप संस्कृत का में डोमेन आ ले सकते हो। ओ, हाँ, आपने अगर संस्कृत का सीवीटी में एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप संस्कृत में आ सकते हैं। ये संस्कृत ऑनर्स के लिए है। मतलब कि वन लैंग्वेज तो लेना नेसेसरी है। हाँ, लैंग्वेज लेना और नेसेसरी अगर है। मेरे डोमेन्स अगर 12th में नहीं है तो फिर मैं कैसे ले पाऊंगा? ये डीयू का संस्कृत के लिए अच्छा, एक संस्कृत के लिए ये हाँ, केवल संस्कृत के ओनली फॉर लिए। संस्कृत हाँ, ऑनर्स के लिए। अच्छा, तो आपने आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपके कितने स्कोर किए हैं उनको आप बताएं। तो हिस्ट्री में मेरे 200 आउट ऑफ 200 थे। पॉलिटिकल साइंस में भी 200 आउट ऑफ 200 थे। नाइस संस्कृत डोमेन में भी 200 आउट ऑफ 200 थे। संस्कृत लैंग्वेज में भी 200 आउट ऑफ 200 थे। नाइस नाइस। जियोग्राफी में मेरे 194 आउट ऑफ 200 थे। तो जो डीयू है वो आपके हमारे टाइम पे टॉप 4 को लेता था। तो मेरे 800 आउट ऑफ 800 उन्होंने टॉप 4 लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत डोमेन एंड संस्कृत लैंग्वेज। और मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर बताऊं तो आप वन लैंग्वेज जो आप 12th में पढ़े वो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप 12th में पढ़े, अगर आपको इंग्लिश अच्छा से नहीं होता है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश के लिए जाते, नहीं, आप हिंदी में भी आप अगर आए तो कोई भी आप 12th में संस्कृत पढ़े हो, 13 लैंग्वेजेस डी यू प्रोवाइड अपना जो उसका वो है उसमें प्रोवाइड किए हैं, तो आप जो भी 12th में पढ़े वो आप ले सकते हो। और अगर आप बात करें फैकल्टी की जो संस्कृत ऑनर्स की है तो इनसे पूछते हैं कि कैसी थी फैकल्टी जो आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत की फैकल्टी कैसी है? जी, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जो संस्कृति फैकल्टी है, मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर है। जो टीचर्स हैं वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं। और बच्चे कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो क्लास के बाहर अलग हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रोफेसर्स हैं वो एक तरीके से बच्चों के दोस्त हैं। ओके। और अब आपने आप 12th सॉरी आप सेकेंड ईयर अंडरग्रेड में पढ़ रहे हैं तो आप आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा जो आप बच्चों को बताएं, वो उनको एक इंफॉर्मेटिव और एक मोटिवेशन मिले कि आप मुझे आना क्यों चाहिए यहाँ पे? तो देखिए, संस्कृत ऑनर्स स्टीफन से क्यों? एक तो पहला जो सवाल है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरा क्या मैंने यहाँ सीखा और क्या यहाँ फ़ायदा है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप अपने एजुकेशनल एकेडमिक एनहेंसमेंट के साथ अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको आप करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं और कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि हर एक सोसाइटी में आपको एनरोल होने के लिए पहले फर्स्ट ईयर में ही इंटरव्यू देना पड़ता है। बट सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ऐसा नहीं है। जो भी फर्स्ट ईयर के जूनियर मेंबर्स होते हैं तो वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी इवेंट में उसका पार्ट बन सकते हैं, उसमें वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कि आप चाहें, अगर आप जैसे मैं अगर संस्कृत डिपार्टमेंट का हूँ लेकिन मैं फिर भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की इवेंट्स में जा सकता हूँ, मैं फिलोसफी के इवेंट्स में जा सकता उनसे हूँ, आप मैं सीखते हैं बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के इवेंट्स में जा सकता हूँ। तो हमारा जो लोगों के साथ कनेक्शन है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी हम इजी हमारा कनेक्शन बन जाता है। और चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, ऐसी चीज़ें हम अपने लाइफ में यहाँ पर अगर हमने स्कूल लेवल पे कभी ना किया हो तो यहाँ पे हम अपने दोस्तों से उसको सीख सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए जो यहाँ पर माहौल है वो काफ़ी अच्छा माहौल है। लाइब्रेरी, आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है काफ़ी ओल्ड बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स है। तो ये एकेडमिक माहौल रहा। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका था आप वो रिपीट करेंगे? स्टीफेंस में संस्कृत ही क्यों? आप अलग कॉलेज में भी जा स्टीफेंस सकते में हैं। संस्कृत ही क्यों?
इसका जो रीज़न यही है कि आपको आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे संस्कृत एक अच्छे है, आप हम उनको बताएं। तो यहाँ पर मुझे अपने जो सीनियर्स हैं और स्टीफंस के सीनियर हैं और डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में जो मेरे सीनियर्स हैं, तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा और तब मुझे पता चला कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो संस्कृत की फैकल्टी बेस्ट है और सारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मैंने स्टीफंस को ही संस्कृत के लिए चुना। अ, और ये इसमें कितना इसका कट ऑफ जाता है, और जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं और वो अपना संस्कृत को एक लेना चाहते हैं, तो कैसे वो उनका कितना स्कोर रहना चाहिए, कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, और आपके जो आपके टाइम जो गया था 2024 में, और उनमें कितने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो आप अच्छे से एक बता सकते हैं। देखिए, सेंट स्टीफंस कॉलेज में संस्कृत के जो सीट्स हैं वो केवल 10 सीट्स हैं और जिनमें से 5 क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व हैं। तो हमारे पूरे देश के केवल 5 बच्चे जो चाहे जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों और अदर कैटेगरी के, तो बस वो 5 और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स और जो 5 क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। तो केवल वही संस्कृत ऑनर्स में स्टीफंस में पार्टी से मतलब एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट और ईयर कट ऑफ लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, अभी तो मेरे दिमाग से निकल गया, कि हाँ कट ऑफ ठीक जाता है। हमारे टाइम पे 800 का था तो 750 के अराउंड कट ऑफ गया था। कट ऑफ तो अच्छा खासा जाता है। और लेकिन अगर आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको कॉलेज ही मिल सकता है, यू कैन इजीली गेट स्टीफंस कॉलेज। इतना भी हार्ड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी इजी है, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो आपको क्या लगता है इस बार 10,000 का पेपर है, तो उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है स्टीफंस में संस्कृत ऑनर्स के लिए? 900 एंड 950 के समथिंग, मुझे लगता है 950 के अबव ही जाएगा। अगर इसमें तो ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स है, 5 क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है तो 5 क्रिश्चियन है, तो आप लास्ट में आप क्या क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट को जो अभी प्रिपरेशन कर और वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, वो उनका वो पूछ रहे हैं कि कितना आवर पढ़ने से होगा, कितना स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, घंटे नॉट मैटर, डजंट मैटर ना। Yeah. तो आप इनको बताएं कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस इस जर्नी में, ऐसा जर्नी होती है कि इसमें बहुत सारे होते रहते हैं डिमोटिवेशन, तो आप इनको बताएं। बिल्कुल, जैसा कि उज्जवल जी ने हमें आपको भी पूछा ऐसा है। लगा हो, मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरिंग प्रिपरेशन हुआ होगा? ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी ऐसा तो नहीं लगा मुझे ऑनेस्टली कि डीमोटिवेट तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ कि प्रिपेयर करते करते उन्हें शायद कभी कंपटीशन से डर शायद लग सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या होगा मेरा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को एक फोकस रख के, एक एम रख के पढ़ते हैं, आप एम अपना सबसे पहले आप अपना एम तय कीजिए कि आपको डीयू में ही आना है, किसी डीयू के अच्छे ही कॉलेज अच्छे में आना कोर्स है, लेना है या अच्छा फिर कोर्स कॉलेज लेना लेना है है? या कॉलेज लेना है। सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए। Yes. एम आपका क्लियर हो, उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन शुरू करने बैठें। और आपका जो सीयूईटी का प्रिपरेशन है, तो आप जब बोर्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के साथ साथ ही आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी होती है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे ये बात तो नहीं है। और सीयूईटी के लिए अलग से अगर कोई पढ़ना हो ऐसा तो मैं नहीं सोचता। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जनरल टेस्ट के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा और इंग्लिश का वोकेबलरी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब का मेरे हिसाब से बोर्ड्स के लिए आप जब प्रिपेयर करते हैं तभी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन से अभी हैं, तो आपने कैसे उस डिस्ट्रैक्शन से हटके आपने एक अच्छी जर्नी के साथ एक अच्छे कॉलेज प्राप्त किए? देखिए, मेरा जो डिस्ट्रैक्शन की बात रही, तो मेरी जो स्कूलिंग थी, हमारा स्कूल बोर्डिंग स्कूल था, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड ही नहीं था। तो ऐसे जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है वो तो कभी नहीं रहा मेरे 12th तक। और लेकिन अब काफ़ी बच्चे नहीं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं या काफ़ी के पास रहता है फ़ोन। तो मेरे हिसाब से बच्चों को खुद अपने ऊपर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों से कैसे दूर रहें?
देखिए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, अगर आपको अपने लाइफ के अगले 3 साल, अगले 4 साल अच्छे चाहिए, यही यही तो कि आप 3-4 महीने आप इससे आप आपको वर्क तीन कर चार सकते महीने आप हैं। हाँ। हटा दीजिए इसको, मत यूज़ करिए इंस्टाग्राम, मत यूज़ करिए आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आप केवल जो आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने हैं, आप इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन यस। अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टडी आप एनसीईआरटी बुक से करें, इट इज़ सफिशिएंट, मैंने भी ऐसे ही करा है। लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल अपने मन को ये समझा के तभी आप फ़ोन उठाइए कि मैं अपना जो फोकस है मेरा वो एकेडमिक्स पे रहेगा, तो एकेडमिक्स से अलावा, एकेडमिक्स से अदर मैं कुछ नहीं देखूंगा। और ऐसे आने के बाद तो बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं कॉलेज के, तो उसमें आप हाँ। ऑलरेडी आप उसमें बिजी हो जाते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे डेली रूटीन में आपका टाइम टेबल था, कैसे आप सभी सब्जेक्ट्स को डे बाय डे कैसे आप रिवीजन करते थे, कैसे पढ़ते थे? ओके, रिवीजन की बात आती है तो देखिए, बोर्ड्स के लिए तो आप पढ़ते ही हैं, तो एक बार आपका जब आप बोर्ड्स एग्जाम देते हैं तो एक बार तो आपने वो पढ़ा ही हुआ राइट होता राइट है। राइट। फिर उसके बाद आपको जो 2-3 मंथ मिलते हैं, तो ऑनेस्टली मैं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए तो मैं मतलब हमारे टाइम पे तो 3 महीने का गैप था सीयूईटी के एग्ज़ाम में, तो 1 महीने तो मैंने चिल ही किया है, और बाकी फिर 2 महीने मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो ठीक है, मैंने दोबारा से फिर बोर्ड के लिए जो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की थी, अब उसका ऑब्जेक्टिव मुझे एमसीक्यू फॉर्म में प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने टेक्स्ट बुक ऐप है, ये, आपने मॉक दिया था, हाँ, कहाँ से दिया था तो ये? टेक्स्ट बुक ऐप पे ही मैं ओके। लगातार, सब्सक्रिप्शन लेके? तब उस टाइम पे तो उसमें फ्री था, अच्छा, हाँ। 1 ईयर का फ्री मिलता है, ओके ओके हम्म। ऑलराइट। फिर शायद अभी 500 या 600 रुपीज़ का ऐसा कुछ है, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो किया था मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अब तो खैर काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे और गूगल पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग एमसीक्यूज भरे पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जो सही तरीका है सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आप वो पढ़ चुके हैं, आपने वो बोर्ड के लिए पढ़ी है, वही किताब, वही चैप्टर आपने उस बोर्ड के लिए पढ़ा हुआ है, आपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ा हुआ है, अब उसको सही तरीके से रिवीजन करना है अगर आपको, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस्ट है, आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सेंट स्टीफेंस में संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा भी आप, आपका फ्यूचर गोल क्या है? जैसे आप बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं तो क्या संस्कृत ऑनर्स में डेली क्लास से आप अलग टाइम मिलता है, आप कैसे उनकी मतलब आप कैसे करते हैं इनको? हाँ बिल्कुल, क्लास के अलावा थोड़ा हैक्टिक तो रहता है, लेकिन हाँ, हमें टाइम निकालना पड़ता है, और अगर आप सिंसियर हैं अपने एम के तरफ, तो आप कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल के पढ़ ही लेते हैं। तो थैंक यू सो मच अजय। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको इस यूटी जर्नी में नहीं बल्कि पूरे आपको एक स्टीफंस तक का सफ़र आप इस वीडियो से आप अच्छे तरह आप क्लियर हो जाएंगे, तो आप अच्छा एम के साथ अच्छे आगे बढ़ते रहिए। और एक जैसे एनसीईआरटी, बहुत बार एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी रिवीजन जैसे तब तक करो जब तक कि एक भी क्वेश्चन अगर आप मॉक में दे रहे हो तो 100% उसको आप देने का कोशिश ट्राई करेंगे। तो आपने कितने बार 12th, अगर आप एक बार 12th में पढ़ा था एनसीईआरटी और 12th के बाद में एनसीईआरटी को रीड किया था, स्टडी किया था? हाँ, जैसे 12th के बोर्ड्स के लिए तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है, लेकिन सीयूईटी के लिए फिर दोबारा से मैंने, हाँ, एक एक बार तो पढ़ाई हुआ है उसको, और फिर एमसीक्यूज अलग से प्रैक्टिस किए हुए थे। ओके, तो बता दूं कि एनटीए इस बार क्या कि इस बार अलग उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो अगर आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो तो दो तीन चीज़ें बदल एनटीए ने बदला है। जैसे आप 1 लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन्स ले सकते हैं, 1 जीएटी, ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, ये तो है ही। और आप 2 डोमेन्स के साथ 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, जो आपने 12th में पढ़ा था 2 लैंग्वेज, आप उसके साथ 2 डोमेन में आप चार करके आप आपका 4 सब्जेक्ट होगा, तो उसमें 250-250 का एक मार्क, एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट 250-250 का होगा, तो उसमें 1000 स्कोर का 1000 का होगा। 1000 में से आप 900 प्लस रखेंगे तो आपका श्योर है कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। तो इन अगर आपको ऐसे ही जानकारी, इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहें
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके इस जर्नी में। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू थैंक यू सो मच गेमर्स। अजय, आपने बहुत बच्चे को इस पर बहुत ज़्यादा जर्नी में मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, Okay. तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, सी यू गेमर्स।